हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। जैसे कि आप जानते हैं कल हम लोगों ने 11वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की किताब है उसका पहला लेसन शुरू किया था, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनमें से जो कल अर्थशास्त्र की अवधारणा है इसको हम लोग कल कर चुके हैं। उसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे बेटा कि मैंने सांख्यिकी शुरू किया है, अर्थशास्त्र का जो पहला यूनिट है वो सांख्यिकी ही है। तो सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी के अर्थ जानेंगे, सांख्यिकी क्या होती है। तो सांख्यिकी बेटे संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं, ठीक है ना। जो सांख्यिकी संख्याएं होती है, तो कहने का अभिप्राय क्या है, सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। ठीक है, सांख्यिकी क्या है, संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। वे संख्यात्मक सूचनाएं जिनसे कोई निष्कर्ष निकलता हो। कहने का अभिप्राय क्या है, सभी संख्याएं सांख्यिकी नहीं होती, सभी संख्याएं सांख्यिकी नहीं होती। केवल वे संख्याएं जिनसे हम कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष निकाल सके, वो क्या कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। अगर हम साधारण शब्द में बात करेंगे, बात करेंगे तो सांख्यिकी क्या होती है, जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों के औसतों का अध्ययन है या आंकड़ों के समूहों का अध्ययन क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। तो आगे बेटा सांख्यिकी के दो भाग होते हैं, ठीक है। एक प्लूरल नाउन, बहुवचन संख्या के रूप में। दूसरा क्या है, ए सिंगुलर नाउन, एक वचन संख्या के रूप में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्लूरल नाउन, बहुवचन संख्या के रूप में। तो सांख्यिकी बहुवचन संख्या के रूप में क्या होती है, जो सांख्यिकी बेटे बहुवचन संख्या के रूप में जो भी आपके पास सूचनाएं होती हैं, जो भी आपके पास सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को अंकों के रूप में बताना। न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, जब आप उन सूचनाओं को अंकों के रूप में बताएंगे, संख्याओं के रूप में बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन सांख्यिकी बहुवचन संख्या हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं को सांख्यिकी का बहुवचन रूप है। जैसे हम लोग बात करते हैं देश में, अगर हमें भारत देश की बात करूं, अगर हम बात करते हैं कि देश में जो 20% लोग हैं, यानी कि 100 में से जो 20 लोग ऐसे हैं जो बीपीएल में या बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, तो ये 20% के एक तरह से आंकड़े हैं, इंफॉर्मेशन है, जिसको आप संख्याओं के रूप में बता रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है देश की, जो जनसंख्या है उसका, अगर मान लीजिए हम कहते हैं जी 10% लोग बेरोजगार हैं, ठीक है ना। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब कौन होते हैं, जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं। उन काम करने वाले अगर 100 लोग हैं, उनमें से 10 लोग क्या है, बेरोजगार है, उनको काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटे, सांख्यिकी का बहुवचन रूप होता है, जब हम इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को अंकों के रूप में बताते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करेंगे बेटा एक वचन संज्ञा, ए सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन क्या होता है, देखिए जो सिंगुलर नाउन होता है बेटे, एक वचन होता है, ये इसका अर्थ क्या है, सांख्यिकी विज्ञान से है या सांख्यिकी विज्ञान की विधियों से है। ठीक है ना, तो एक वचन सांख्यिकी की जब एक वचन संज्ञा की बात करते हैं, इसमें विधियों की बात की जाती है। सांख्यिकी विधियां क्या है, जो बेटे आप डाटा कलेक्शन से लेकर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन तक काम करते हैं। जैसे क्या है, पहले आपने डाटा कलेक्शन किया, कलेक्ट करने के बाद आप उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण के बाद आप उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट मतलब आंकड़े समझने योग्य हो जाते हैं। प्रेजेंट के बाद उसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज उसको इंटरप्रेट, उसकी व्याख्या की जाती है, इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये सांख्यिकी विधियां हम इसमें पढ़ते हैं, सांख्यिकी विधियां ये एक वचन, सांख्यिकी का एक वचन रूप है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो लगभग बार पेपर्स में आता है पहले लेसन का, वो क्या है, सांख्यिकी की समंकों के रूप में, यानी कि आंकड़ों के रूप में विशेषताओं की बात की गई है, या सांख्यिकी की विशेषताओं की बात की गई है। ठीक है, अब विशेषताएं क्या होती है बेटा, सबसे पहले बात करेंगे तथ्यों का समूह। क्या होता है, तथ्यों का समूह, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसका अर्थ क्या है, देखिए बेटा, एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं होती।
एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटे एक अकेली संख्या से हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जैसे मैं कहता हूं कि आपके स्कूल में 600 स्टूडेंट हैं, 600 बच्चे पढ़ते हैं, तो बेटे सांख्यिकी नहीं बनेगा, ये सांख्यिकी नहीं बनेगा। सांख्यिकी कब बनेगा? अब मैं कहता हूं कि आपके स्कूल में 600 बच्चे हैं, 600 बच्चे में से अगर मैं बात करता हूं छठी कक्षा में मान लीजिए 60 बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ही 7वीं क्लास में 70 बच्चे पढ़ते हैं, हम कहते हैं जी 12वीं में 50 बच्चे हैं, 11वीं में 40 बच्चे हैं, तो क्लास वाइज आप बच्चों की संख्या बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब तुलना कर पा रहे हैं किस क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब ये क्या है, तथ्यों का समूह है जिनकी आपस में तुलना कर पा रहे हैं। तुलना कैसे कर पा रहे हैं? क्लास वाइज ले लीजिए, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, हर कक्षा में कितने बच्चे होते हैं, तो उनके आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं किस क्लास में बच्चे ज्यादा है, किसमें कम होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का अभिप्राय क्या है, एक अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं होती, ये क्या होती है, तथ्यों का समूह होती है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संख्याओं में व्यक्त। संख्याओं में व्यक्त मतलब क्या है, जो सांख्यिकी होती है, जो सूचनाएं होती है, इसमें उन सूचनाओं को बेटे संख्याओं के रूप में बताना पड़ता है, ठीक है। जिस इंफॉर्मेशन को आप संख्याओं के रूप में नहीं बता पाएंगे वे सांख्यिकी के भाग नहीं होते। कैसे? जैसे मैं कहता हूं मैं बहुत खुश हूं, अब मैं खुश हूं तो कितना खुश हूं, इतना खुश हूं, एक खुश हूं, दो खुश हूं, कहने का मतलब क्या, खुशी को, गम को, दुख सुख, अमीर गरीब, ये वो बातें होती है जिनको आप संख्याओं के रूप में नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको क्या करना पड़ेगा, उसको संख्याओं के रूप में बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं कि जैसे आपकी कक्षा में 25 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, ठीक है, अगर हम कह रहे 30 बच्चे हैं, हमने उनकी जो औसत जेब खर्च की बात करनी है। औसत जेब खर्च क्या होता है कि आपकी जो कक्षा है 11वीं कक्षा, उसको औसत जेब खर्च कितना रहता है। अब क्या करेंगे हम, अगर मैं कहता हूं जी इस गुड़िया की जो पॉकेट मनी है एक दिन कितनी है, मान लीजिए 10 रुपए है, तो ये सांख्यिकी नहीं बनेगी। अब ये 30 बच्चे में 30 के 30 बच्चों की क्या करना पड़ेगा, 30 बच्चों के रोल नंबर लिख के हर बच्चे की पॉकेट मनी कितनी मिलती है, फिर उस टोटल पॉकेट मनी को उस 30 से आप डिवाइड कर लेंगे तो आपकी औसत पॉकेट मनी आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना है, ठीक है ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं के रूप में बताना पड़ेगा। जिन बातों को, जिन चीजों को आप संख्याओं के रूप में नहीं बता पाते वो सांख्यिकी के भाग नहीं होते। उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा अनेक कारण, जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं, वो कई कारणों से प्रभावित होती हैं। अगर किसी एक कारण से प्रभावित हो गई तो उस कारण को हटाने के बाद वो सामान्य संख्या बन जाएगी, फिर वो सांख्यिकी के भाग नहीं होती। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, बाजार में महंगाई बढ़ रही है, ठीक है ना, तो महंगाई बढ़ने का कोई एक कारण नहीं होगा, अगर एक कारण होगा तो उसको हटा देंगे तो सामान्य आंकड़े बन जाएंगे वो, ठीक है ना। कई कारण कैसे होते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, अरे भैया बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति घट रही है, पूर्ति मतलब बाजार में सामान कम आ रहा है, जो विक्रेता है बेचने के लिए बाजार में कम ला रहे हैं, क्योंकि बाजार में जब सामान कम आता है, ठीक है ना, सप्लाई घटती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसी अगर हम कहते हैं कि सप्लाई में प्रभाव नहीं पड़ा, मांग बढ़ गई है लोगों की, ठीक है, जो वो वस्तु बनाते हैं जो बाजार में बिकने के लिए, आप महंगाई की मैं बात कर रहा हूं, उसकी मजदूरी बढ़ गई है, ठीक है ना, मजदूरी बढ़ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ सकती है, जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। कहने का मतलब क्या है, कीमतें बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो आंकड़े होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो कई कारणों से इन्फ्लुएंस, प्रभावित होती है, ठीक है ना, तभी वो सांख्यिकी बन पाती है। अगर वो एक कारण से प्रभावित होगी तो उस कारण को हटाने के बाद वो सामान्य आंकड़ा बन जाता है, फिर वो सांख्यिकी के भाग नहीं है। हाँ तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है उचित मात्रा में शुद्धता। ये क्या होता है बेटा, जब भी हम लोग आंकड़े इकट्ठा करते हैं, तो आंकड़े इकट्ठा करने कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है, पर्पज होता है। हम पहले बात कर चुके हैं, बिना पर्पज के इकट्ठा किए गए आंकड़े सांख्यिकी का भाग नहीं होते, ठीक है ना। तो जब भी आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उनमें उचित मात्रा में शुद्धता होनी चाहिए। ये किस बात पर निर्भर करता है कि आपका काम करने का पर्पज कैसा है, ठीक है ना, आंकड़ों का साइज, आकार कैसा है, उनके आंकड़ों की प्रकृति कैसी है, आपके पास जो संसाधन है, जो अपने आंकड़े इकट्ठा करने हैं, वो कितने अवेलेबल है। तो जब भी आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उनमें क्या होनी चाहिए, उचित मात्रा में शुद्धता होनी चाहिए।
ठीक है ना। इसके बाद है जो पांचवा पॉइंट है परस्पर संबंधित एवं तुलनात्मक, यानी म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। बेटा जो भी आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं दे शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, ठीक है ना, जिससे आप उनकी क्या कर सके, तुलना कर सके। जैसे मैं आपकी कक्षा में भी 3 बच्चों खड़ा करता हूं, पहले से बच्चे से पूछता हूं हाँ बेटा आपकी एज कितनी है, वो कहता जी 15 वर्ष है, ठीक है ना। एक बच्चे से एज पूछी कहते जी 15 वर्ष है, दूसरे पूछे बेटा आपकी हाइट कितनी है, कह रहे जी 5 फुट है, ठीक है। तीसरे में आपका वजन कितना है, तो 40 किलो है, ठीक है ना। अब देखिए एक की एज हो गई 15 वर्ष, एक की हाइट होगी 5 फुट, तीसरे का वजन हो गया 40 किलो। तो बेटा एज, वजन और उम्र, इनमें आप आपस में तुलना कैसे करोगे? या अगर आप, या तो आप ऐसे कीजिए, क्लास में 30 बच्चे हैं तो हम 30 के 30 बच्चों को बोलते हैं बेटा एज वाइज बताइए, तो उससे आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि 14 साल के कितने बच्चे हैं, 15 साल के कितने बच्चे हैं, 16 साल के कितने बच्चे हैं, या 17 साल उससे ऊपर कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। तो आंकड़ों में सिमिलरिटी चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरिटी का मतलब एक जैसे होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, उनकी तुलना कर सके। जैसे भी मैं दोबारा फिर बताता हूं आपको, जैसे भाई उन्होंने 3 बच्चे खड़ा किए, एक से उसकी एज पूछी जी 15 वर्ष है, ठीक है, दूसरे से उसकी क्या पूछी हमने, हाइट पूछी जी 5 फुट है, तीसरे से वजन पूछे 40 किलो है, ठीक है ना। तो एज, वजन और हाइट तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो इनकी आपस में तुलना नहीं हो सकती, ये सिमिलर नहीं है, ये आंकड़े एक जैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हम सांख्यिकी की विशेषताओं की बात करते हैं तो आंकड़े ऐसे होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, जिससे क्या कर सके, उनकी तुलना कर सके। हाँ तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्व निश्चित उद्देश्य, यानी कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जब भी बेटे आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो आंकड़े इकट्ठा करने का कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। मतलब जो भी आप जिससे रिलेटेड आंकड़े इकट्ठा करेंगे ना, तो काम करने कोई ना कोई आपका पर्पज होना चाहिए। अगर आपका आंकड़े इकट्ठा करने का कोई पर्पज नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो बिना उद्देश्यों के इकट्ठा किए गए आंकड़े, बिना उद्देश्य के इकट्ठा किए गए आंकड़े कभी भी सांख्यिकी के भाग नहीं होते। कहने का अभिप्राय क्या है कि काम करने का आपका कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए। दूसरा क्या है, गणना या अनुमान। अब गणना या अनुमान क्या होता है, देखिए जैसे हम आपकी कक्षा में बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो आसानी से आप गिनती कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं कि आज कुरुक्षेत्र में सीएम साहब की रैली है, अब सीएम साहब की रैली है, ग्राउंड में आपको पता है भीड़, 10 लोग आ रहे होते हैं, 20 लोग जा रहे होते हैं, फिर 50 लोग आ रहे होते हैं, 100 जा रहे होते हैं, 500 आ रहे होते हैं, 200 जा रहे होते हैं। कहने का मतलब क्या है, सही संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर संख्या कम है, स्थान कम है जहां पर आसानी से आप गिन सकते हैं, तो गणना विधि चूज कर सकते हैं। अगर जहां पर संख्याओं गणना करना मुश्किल रहता है, तो वहां पर आप अनुमान भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है व्यवस्थित रूप से संकलित, व्यवस्थित रूप से संकलित यानी कि कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जब भी बेटे सांख्यिकी में आप आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे तो आंकड़े आपको एक व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा नहीं करोगे तो उनसे आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे। जैसे ईंटों के ढेर को मकान नहीं बोलते, जो ईंटों का ढेर होता है, ऐसे ही जो अव्यवस्थित आंकड़े की तरह से ईंटों का ढेर है, ईंटों के ढेर को आप मकान नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं आपको व्यवस्थित रूप से दीवारों के रूप में चिनना पड़ता है, तभी आप उसे मकान कहेंगे। ऐसे बेटे जो आंकड़े होते हैं आपको व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करने पड़ेंगे, ताकि उनको आप क्लासिफाइड करके, प्रेजेंट करके, एनालाइज करके इंटरप्रेट कर पाए। अगर वो आंकड़े आपके व्यवस्थित नहीं होंगे तो आप उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो जब भी आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो आपको उनको इकट्ठा किस तरीके से करना है, व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करना है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बेटा 2-3 बार सुनेंगे आराम से, तो आपको आसानी से आएगा। बड़ा आसान प्रश्न है और पेपर्स के लिए भी बड़ा बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में लगभग बार बार आता रहता है। धन्यवाद।